नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, उत्तराखंड प्रवक्ता का सिलेबस जारी हो चुका है, जिसमें कि मैं हिंदी विषय से संबंधित आपके लिए क्लासेस लेकर आती रहूँगी। हिंदी विषय को 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, प्रथम प्रश्न पत्र और हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र। इसी तरह से अन्य विषय को भी इसी तरह से विभाजित किया है। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 3 घंटे का होने वाला है और उसमें 150 प्रश्न आएंगे और उसको भी विभाजित करके उन्होंने अलग अलग यूनिट में विभाजित किया है। इसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें भी 150 प्रश्न है, तो और उसका समय भी इन्होंने 3 घंटे रखा है। आप सबने देख लिया होगा सिलेबस। तो टोटल इस बार 300 नंबर का ये प्रवक्ता का प्रश्न पत्र होने वाला है। इसमें साक्षात्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो बच्चों को उनके जो भी प्रश्न पत्र के आधार पर मार्क्स मिलेंगे, उसी की मेरिट पर उनका चयन होगा। तो सभी को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो इसी क्रम को सिलेबस को हम देखते हुए मैंने जो आज की जो फर्स्ट क्लास है, उसमें मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी व्याख्या लेकर आई हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं सिलेबस को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो डेली मैं आपके लिए क्लास लेकर आती रहूँगी और हर चैप्टर के बाद उसमें मैं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न भी लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप मेरी हर एक वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो हिंदी का प्रवक्ता का सिलेबस है, उसके हिसाब से प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला इन्होंने यूनिट बांटा हुआ है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम इसकी पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युग प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ आपको कि आप साथ में एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए इस वीडियो को देखने में। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लेकर आई हूँ, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। साथ ही इनके रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना भी आवश्यक है। आचार्य शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। तो आपको यह मैं बताना चाहती हूँ कि जो शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, उसे जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते थे। और वो ये कहते थे कि जो उस समय की परिस्थितियाँ होती थी, वो बदलती रहती थी। इसीलिए साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुसार ही बदलते रहता था। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती हैं, उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर भारतीय विचारकों ने पर्याप्त बल दिया है। तो साहित्य का जो इतिहास लेखन है, उसमें जो युगीन परिवेश की जो महत्ता रही, उसमें भारतीय विचारकों ने अपने अपने हिसाब से विचार भी दिए हैं और उसमें उन्होंने बहुत जोर भी दिया है। तो गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में सर्जन शक्ति, साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, सांस्कृतिक परंपराओं, युगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गतिशीलता प्राप्त करती है। तो आपके लिए
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये गणपति चंद्र जी के का जो विचार है ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आपको उनका ये विचार दिया जा सकता है और यह प्रश्न आ सकता है कि यह विचार किसका है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ रही वो अलग अलग प्रकार की थीं। उनमें से जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं वो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए, पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में केवल वर्ण को इन्होंने आधार बनाया था। तो कबीर और देखिए केशव जो कि अलग अलग काल के हैं, कबीर भक्ति काल के रहे हैं और केशव रीति काल के हैं। तो दोनों का वर्णानुक्रम पद्धति में एक ही इस क्रम में इनका वर्णन किया जाएगा। इनके जो भी रचनाएं हैं, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीतिकाल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हों। गारसा दत्तासी एवं सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया। बहुत महत्वपूर्ण ये आपके लिए पॉइंट है, देखिए आप इसे नोट कर लीजिएगा कि वर्णानुक्रम पद्धति का जो प्रयोग किया या समर्थन जिन्होंने किया वो कौन थे? वो थे गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है। इसमें जो दूसरी पद्धति है वो है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार की जन्मतिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। तो देखिए, दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है महत्वपूर्ण कि कालानुक्रमी पद्धति का समर्थन किसने किया था या इसके आधार पर इतिहास ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने। तीसरे नंबर की जो पद्धति प्रचलित रही, देखिए वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप में होती है, लेकिन इस पद्धति में भी वही दोष है जो कालक्रमानुसारी पद्धति में होता है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दें। तो ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति भी प्रसिद्ध नहीं रही थी, इसमें भी कुछ दोष थे। अगली जो पद्धति रही साहित्य विभाजन करने के लिए, देखिए विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। तो ये पॉइंट भी आपके लिए है कि सबसे जो उपयोगी पद्धति थी वो साहित्य का इतिहास लिखने में कौन सी थी? तो वो है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता बेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तत्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। तो साहित्य के इतिहास को समझने के लिए या लिखने के लिए उससे संबंधित उस समय की जो जातीय परंपरा है, उस समय का जो वातावरण होता है और परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम सही तरह से साहित्य का जो इतिहास है उसे समझ सकते हैं। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो ये प्रश्न भी हो सकता है कि विधेयवादी पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो ये था रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य
वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है कि ये किसकी है, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो आप इसे भी नोट करिएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगला देखिए, इसमें पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है, अब उसे हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो काल क्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय है उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास जिन जिन लेखकों ने किया था उनका यहाँ पर संक्षिप्त रूप से यहाँ पर वर्णन किया है। पहला है, देखिए, गारसाद तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात लिटरेच्यूर एंडोई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कौन से ग्रंथ से माना जाता है? तो ये है आपका लिटरेच्यूर एंडोई एंदुस्तानी, जो कि लिखा है गारसादा तासी जी ने, जिसकी रचना किसी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी द्वारा रचित इस्तवार दला 2 भागों में की गई है। इनमें से प्रथम भाग का जो प्रकाशन है सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 में हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि गारसादा तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास इसमें नहीं किया गया है। तो इसमें से आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। इसमें जो अगली जो कमी है वो देखिए क्या है। कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना, तदयुगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना। तथापि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें फिर भी हिंदी काव्य में इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कवियों के रचनाकाल का निर्देशन भी किया गया है, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं है। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव निसंकोच दिया जा सकता है। तो इतिहास लेखन की परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ होने का इसको गौरव दिया गया है। अगला देखिए, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया था वो थे शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण जो कृति है वो है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में की थी। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी। ये हुई थी 1883 में, और किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इसमें कितने कवियों का लगभग वर्णन किया गया है। तो इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। उनकी कविताएं, उनकी कृतियां, साहित्यिक कृतियां जो भी रहीं, उन्होंने प्रायः सभी कवियों का रचनाकाल एवं जन्मकाल भी दिया है। यद्यपि आज उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव इस ग्रंथकार में दिखाई पड़ता है। अनेक त्रुटियों से युक्त होने पर भी शिव सिंह सरोज में तत्कालीन समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया गया है।
परिवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। यही इस विशाल ग्रंथ की उपादेयता है। इसमें देखिए नोट है। नोट, गारसाद तासी शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। तो गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर जी ने इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरे नंबर का है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन कौन सी पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया था? तो ये थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका। अनेक विद्वानों ने, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख हैं, इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है, जिसके प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण भी इसमें किया है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम से वर्गीकृत किया गया है। साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया। साथ ही अरबी, फारसी और उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिना। उनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने परिवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी कवियों में किसे स्थान मिलना चाहिए और किसे नहीं, यह एक ऐसा जटिल प्रश्न था जिसकी भूल भुलैया में साहित्य के इतिहास लेखक प्रायः उलझ जाते थे। ग्रियर्सन ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारसाद तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं और यथास्थान उनकी सूचना देकर ग्रंथ को और भी अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इस इतिहास में भक्तिकाल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। तो ये प्रश्न भी बनता है कि भक्तिकाल को स्वर्ण काल किसने माना है? तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। उनके इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी है कि इसकी रचना उस काल में हुई थी जब हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन अनुशीलन नहीं हुआ था, जो किसी भी इतिहास लेखक के लिए कच्ची सामग्री जुटाने का काम करता है। अगले जो इतिहास ग्रंथ लिखने वाले थे, देखिए मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में की गई, जिनमें से प्रथम 3 भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग था वो सन 1914 में। मिश्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया था। उन्होंने सारे रचनाकाल को 8 कालखंडों में विभक्त किया है तथा विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्यिक महत्व को उजागर किया है। उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए अनेक कवियों की श्रेणी बनाने का प्रयास भी किया है।
एक बार हम हिंदी साहित्य का जो हमने इतिहास इस चैप्टर में पढ़ा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो हमने इसमें कृति का नाम बताया था, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा पहला, वो था गारसद तासी जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडोई हिंदुस्तानी, जो कि इन्होंने कब लिखा था? सन 1839 में इन्होंने लिखा था। और ये फ्रेंच भाषा में लिखा है और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। और इसमें हमने फिर दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, वो लिखा था शिव सिंह सेंगर जी ने, शिव सिंह सरोज नाम से, जो कि 1883 इसका रचनाकाल रहा है। हम इसे एक बार रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, तो आप पॉइंट जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट भी करते रहिएगा। शिव सिंह सरोज में लगभग कितने कवियों को स्थान दिया है? इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया है। लगभग 1000 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अगला जो साहित्य का इतिहास रहा, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जिसका रचनाकाल देखिए 1888 ईस्वी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके से। इसमें इन्होंने कवियों का जो काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया था और काल विभाजन करने का इन्होंने पहला प्रयास किया था इसमें। अगले जो हमने इसमें पढ़े थे मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधु जी द्वारा रचित है, और इसका जो रचना काल है वो देखिए ये 2 खंडों में विभाजित था, ये 4 खंडों में विभाजित था। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए थे। तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो हुआ था 1913 में हुआ था, और चौथे भाग का जो प्रकाशन करवाया था इन्होंने 1914 में करवाया था। तो मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधु द्वारा रचित है, 4 भागों में प्रकाशित है। ये पहले 3 भागों का 1913 में हुआ और चौथे भाग का 1914 में हुआ। तो इसमें लगभग कितने कवियों को स्थान दिया है? 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था। और इसमें इन्होंने नामकरण का सुस्पष्ट आधार बनाया है इसमें, और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया है। अगले जो हमने इसमें पढ़े थे वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने 3 इसमें साहित्य का इतिहास में लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। लेकिन ये शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमत थे, तो उनका खंडन करते रहते थे ये। और अगला जो हमने पढ़ा था इसमें वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 इसका रचनाकाल रहा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इसमें जो महत्वपूर्ण थे अगले वो थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा गया था। तो इस तरह से आज हमने ये पहली क्लास में हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसकी व्याख्या देखी। मैं इससे अगला जो क्लास होगी उसमें आदिकाल की व्याख्या लेकर आऊँगी। उसमें जो भी रचनाएं थी, लेखक थे, उन सभी को हम देखेंगे। और फिर अगली क्लास में मैं जो अभी तक हम पढ़ लेंगे 2 क्लासों में, उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरी इन क्लासेस से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें देखने को मिलेंगे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।